क्या आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं या फिर एक वीडियो एडिटर या फिर एक इंटीरियर डिजाइनर? इसके अलावा हो सकता है कि आप एक सिविल इंजीनियर हो या फिर हो सकता है आप एक आर्किटेक्ट हो। इनमें से आप कोई भी हो, आपको जरूरत पड़ेगी एक सॉफ्टवेयर की और सॉफ्टवेयर का नाम है 3ds Max। तो अगर आप 3ds Max सीखना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है 3ds Max सॉफ्टवेयर। देखिए, अगर आपको कभी भी सॉफ्टवेयर को समझना है ना, तो सबसे पहले उसके इंटरफेस को बहुत अच्छे से समझें। अब ये जो इंटरफेस है, इसमें आपको समझना क्या है, तो इस इंटरफेस को आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन करने का मतलब ये है कि आप इस सॉफ्टवेयर को इतने अच्छे से देखें, आपको इसके जो भी फीचर्स हैं वो याद हो जाएं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में टॉप पे यहाँ पे आपको मिलता है मेन्यू बार। सेकेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे टूल्स मिल रहे हैं और ये जो आपको 4 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ये है आपका व्यू पोर्ट। इसके अलावा राइट साइड पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है आपका कमांड पैनल और नीचे यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका टाइमलाइन विद टाइम स्लाइडर। तो 3ds Max पे हम इन सारे ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, पर उसको यूज़ करने से पहले आपको इन ऑप्शंस का नॉलेज होना चाहिए कि ये ऑप्शन एक्चुअल में है कहाँ पे। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका यही है कि आप हर एक मेन्यू और हर एक ऑप्शन को अच्छे से देखें। जैसे कि आप जा करके देखें फाइल मेन्यू को और देखें कि उसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद आप जाएं एडिट मेन्यू पे और इसमें जा करके आप देखें कि कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से सॉफ्टवेयर में जितने भी मेन्यूज़ हैं, उन सारे मेन्यूज़ को आपको चेक करना चाहिए ताकि आपको ये पता रहे कि हर एक मेन्यू के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये तो हो गया वो पहला प्रोसेस जो आपको बिल्कुल शुरुआत में करना है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें एक फ़ीचर है, वो फीचर है मॉडलिंग का। तो मॉडलिंग कहने का मतलब ये है कि आप 3ds Max सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपने लिए किसी भी प्रकार का 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इस 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के प्रोसेस को हम 3D मॉडलिंग कहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे ऑब्जेक्ट्स के प्रिमिटिव्स दिए हुए हैं, जैसे कि बॉक्स, स्फीयर, सिलेंडर, टोरस, इस तरीके से। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे अभी हम यहाँ पे टी पॉट को क्रिएट कर लेते हैं। आप ये जो टी पॉट देख रहे हैं, ये टी पॉट एक्चुअल में 3D Max का एक मॉडल है। तो इसी तरीके से जैसा हमने टी पॉट बनाया, ये तो यहाँ पहले से बना बनाया मिला, पर आप चाहें तो खुद से आप जो भी सोचते हैं, जिस भी मॉडल के बारे में आप सोचते हैं, वो मॉडल आप क्रिएट कर सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मॉडलिंग के बाद अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, और वो दूसरा प्रोसेस है आपका टेक्सचरिंग। तो टेक्सचरिंग कहने का मतलब ये है कि अभी आप इस टी पॉट को देख रहे हैं और ये टी पॉट का जो कलर है वो है आपका ब्लू कलर। अब मुझे लगता है कि यार इस कलर को मुझे चेंज करके इसे एक लुक देना है सिल्वर का या मेटल का, तो मुझे इसके ऊपर एक इमेज अप्लाई करनी होगी, जिस इमेज को हम कहते हैं टेक्सचर। और वो टेक्सचर इमेज होनी चाहिए गोल्ड के टेक्सचर पे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड करके रखा हुआ है गोल्ड का टेक्सचर। आप भी चाहें तो गूगल क्रोम का यूज़ करके अपने लिए टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आपको फोटोशॉप आता है तो आप फोटोशॉप से भी अपना टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने मटेरियल ले लिया। मटेरियल इसका एक ऑप्शन है जिसका यूज़ करके हम टेक्सचरिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो मटेरियल एडिटर हमने ओपन किया। अगर मैं बात करूं इसे सिखाने की, तो यार आपको सिंपल सा प्रोसेस है, एम प्रेस करना है 3ds Max पे और आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटेरियल एडिटर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इस मटेरियल एडिटर पे कुछ प्रोसेस करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने एक बेसिक सा मटेरियल ले लिया और इस पर भी मैं टेक्सचर प्रोसेस करने वाला हूं। तो उसके लिए मैंने ये सारा प्रोसेस अभी मैं कर रहा हूं। अभी फ़िलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको ये स्टेप्स नहीं बता रहा हूं बहुत ही अच्छे से, मैं केवल समझाना चाह रहा हूं कि टेक्सचरिंग होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अभी अपने एक फ़ोल्डर पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैंने ले लिया गोल्ड टेक्सचर। ओके, तो यहाँ पर ये गोल्ड टेक्सचर है और ये टेक्सचर यहाँ पर आ चुका है और इसको मैं टी पॉट पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा शाइनिंग दे दिया मैंने इस पर ताकि ये मेटेलिक दिखे। और अभी आप देख सकते हैं कि हमने टी पॉट पे सिंपल सा एक टेक्सचर अप्लाई करके रखा हुआ है। ओके, अब इस टेक्सचर को प्रॉपर स्केलिंग करना होता है और प्रॉपर सेट करना होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं UVW मैपिंग। अभी मैं उस प्रोसेस पे नहीं जा रहा हूँ, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने उस ब्लू कलर के टी पॉट को गोल्ड का टेक्सचर दे दिया है। हमने मॉडलिंग और टेक्सचरिंग का प्रोसेस तो कंप्लीट कर लिया। अब आता है कि सीन पे अगर हमें लाइटिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप 3ds Max का यूज़ करके लाइटिंग पे भी वर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने अभी एक नीचे एक सरफेस बना दिया कुछ इस तरीके से।
सरफेस का कलर अपने हिसाब से मैंने डिसाइड कर लिया और यहाँ पे मैं अभी ऐड करने वाला हूँ एक लाइट। तो अभी मैंने यहाँ पे एक लाइट ऐड कर दिया। तो देखिए लाइट का जो इफ़ेक्ट है 3ds Max पे वो भी आपको दिखाई देगा जब मैं यहाँ से इस ऑप्शन से मैंने इसको चेंज किया हाई क्वालिटी पे। तो ये देखिए कि 3ds Max पे जो लाइटिंग का फीचर है वो बिल्कुल वैसा ही वर्क करता है जैसे हमारा रियल वर्ल्ड में लाइट वर्क करता है। तो लाइट को देने के बाद लाइट का इंटेंसिटी है, यानी लाइट पे आप देख सकते हैं लाइट की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। साथ ही साथ लाइट की वजह से उस टी पॉट का शेडो भी उसके नीचे सरफेस पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये लाइट के फीचर्स जो हैं वो 3ds Max पे अवेलेबल हैं, बहुत ही एडवांस फीचर्स हैं। फिलहाल मैंने आपको केवल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद बारी आती है एनिमेशन की। तो अब देखिए एनिमेशन की जब बारी आती है तो एनिमेशन कहने का मतलब ये है कि हम किसी ऑब्जेक्ट में या इस सीन में मूवमेंट ऐड कर रहे हैं, मोशन ऐड कर रहे हैं। तो आप चाहे तो लाइट को भी मोशन दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट को भी मोशन दे सकते हैं या इसके नीचे रखे हुए इस सरफेस को भी मोशन दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें 3ds Max के एनिमेशन के प्रोसेस को समझना होता है। एनिमेशन करने के लिए 3ds Max पे ये टाइमलाइन काम आता है। तो जैसे कि अभी मैंने इस टी पॉट को सिलेक्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि ये टी पॉट अपनी जगह पे आपको घूमता हुआ दिखाई दे। तो इसके लिए मुझे यूज़ करना होता है यहाँ पे की फ्रेमिंग का। तो ये मैंने पहला की दे दिया और मैं चाहता हूँ 60 फ्रेम पे आते हुए ये जो टी पॉट है ये अपना एक राउंड पूरा कर ले कुछ इस तरीके से। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये टी पॉट कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है। दैट इज़ बेसिकली एनिमेशन। बहुत ही सिंपल सा एनिमेशन मैंने दिया है, पर आप चाहें तो एनिमेशन का बहुत अच्छे से नॉलेज लेकर के बहुत ही एडवांस लेवल का एनिमेशन आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी आप मॉडल क्रिएट कर लेते हो, आप टेक्सचर रेडी कर लेते हो, आप सीन पे प्रॉपर लाइटिंग कर लेते हो और साथ ही साथ आप अगर प्रॉपर एक कैमरा एंगल भी सेट कर लेते हो, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम एक व्यू पे हैं जिस व्यू का नाम है पर्सपेक्टिव, पर अगर मैं इसमें चाहूँ तो मैं इस पे एक कैमरा क्रिएट कर सकता हूँ। अभी आप देख सकते हैं जहाँ पर्सपेक्टिव लिखा था वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है कैमरा। तो मैंने सीन पे कैमरा ऐड कर दिया और अभी हम कैमरा के व्यू से इस सीन को देख रहे हैं और इस कैमरे को इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं इसमें जो कैमरा रिलेटेड टूल्स हैं उनका यूज़ करके। तो इस तरीके से अभी हमने सीन पे एक प्रॉपर कैमरा भी दे दिया। मैं चाहूँ तो इस सीन को रेंडर कर सकता हूँ। रेंडर कहने का मतलब ये है, रेंडर एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से या जिसके थ्रू आप 3ds Max से अपना एक फाइनल आउटपुट निकालते हैं। अब ये फाइनल आउटपुट आप चाहें तो एक सिंगल इमेज के तौर पे ले सकते हैं, यानी कि आप JPG फॉर्मेट में ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे वीडियो के फॉर्मेट में आउटपुट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे इसे JPG आउटपुट निकालना है जो आप अभी व्यू पोर्ट पे देख रहे हो, तो उसके लिए मैं एक प्रोसेस यूज़ कर सकता हूँ। वो है कि मैं इस व्यू पोर्ट को कैप्चर कर सकता हूँ। इस प्रोसेस को यहाँ पे ग्रैब व्यू पोर्ट कहते हैं। तो मैंने सिंपली एक कैप्चर स्टिल इमेज और आप देख सकते हैं कि इसका एक इमेज कैप्चर हो चुका है और इस फाइल को मैं सेव कर सकता हूँ यहाँ से JPG फॉर्मेट में। तो यहाँ से मैंने ले लिया JPG और उसके बाद अभी आई वांट कि भाई हमारा जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव हो जाए। तो मैंने इसको एक नाम दे दिया टीपॉट और JPG को सेव कर दिया। सेव करते समय ये कुछ इमेज कंट्रोल के ऑप्शंस मिलते हैं, आपको इसे सेट कर लेना है अपने हिसाब से और ओके कर देना है। तो इस तरीके से हम इमेज को सेव कर सकते हैं। ये हुआ केवल इमेज को सेव करने का तरीका, पर इसके अलावा आप चाहें तो इसका वीडियो आउटपुट भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अगेन टूल्स पे आना होता है और हमें यहाँ से जो हमने कैप्चर स्टिल इमेज किया इसके बदले हमें यूज़ करना होता है क्रिएट प्रीव्यू एनिमेशन। तो मैंने अभी इस पर क्लिक कर दिया और उसके बाद ये कुछ सेटिंग्स दे रहे हैं। धीरे से हम ये सारे सेटिंग्स भी समझेंगे। अभी मैंने सिंपली क्रिएट कर दिया और थोड़ा सा वेट जब तक कि ये इसका प्रीव्यू क्रिएट कर रहा है। तो जैसा आपका कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन होगा या जैसा आपके GPU का परफॉर्मेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रीव्यू समय लेने वाला है। ये इसका आउटपुट निकाल दिया। अभी मैं आपके लिए इसको प्ले करता हूँ। तो आप देख सकते हैं विंडो मीडिया प्लेयर पे जो व्यू पोर्ट पे आपको दिखाई दे रहा था उसका एक वीडियो फॉर्मेट आपको मिल चुका है और आप उसको देख पा रहे हो। तो ये तो हुआ सिंपली आपके व्यू पोर्ट का एक फाइनल आउटपुट निकालना वीडियो के फॉर्मेट में या इमेज के फॉर्मेट में। बट इसके अलावा आता है एक रेंडरिंग प्रोसेस। रेंडरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे सेटिंग कर सकते हैं और अपने इमेज को या वीडियो को एक रियलिस्टिक आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए 3ds Max पे रेंडरिंग का पूरा मेन्यू है और कई सारे फीचर्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। अभी अगर मैं इसे रेंडर करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से रेंडर हो रहा है
और एक विंडो पे ये आपका शो होने वाला है। ये जो विंडो है इसे हम कहते हैं रेंडर विंडो, और हमारा जो आउटपुट है वो इसी विंडो पे आपको दिखाई देने वाला होता है। तो ये तो है रेंडरिंग का प्रोसेस जिसको आपको समझना होता है और सीखना होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसका ये एक ओवरव्यू था इस वीडियो में, और ये सॉफ्टवेयर सीखना अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो बने रहें इस चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको कई सारे ऐसे वीडियोस देने वाला हूं जिससे आप 3ds Max बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो चैनल में बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी कोई नया वीडियो मैं लेकर के आऊँ। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं जो भी चीज़ें आपको समझाना चाहता था वो आपको बहुत ही आसानी से समझ आई होगी। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं या अगर आप मुझे कुछ राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट में जा कर के लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।